होगी, मैंने यहाँ से अलाउ कर दी। अरे नहीं अरे होगी रे बाबा, हाँ सर, हो अभी हो होगी। गई। हाँ चलो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ना है हमको? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमको इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का जो नाम है उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। उसमें क्या है तो देखो, हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर में था। प्रीवियस क्या चैप्टर में था? हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। इनहेरिटेंस मींस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। खास करके एंट्रेंस वाले जो प्रीवियस वाला था और इस चैप्टर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आते हैं दो चैप्टर पर। याद रखना इस चीज को। सो इनहेरिटेंस मींस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसको हमने कहा था इनहेरिटेंस। सो ये जो इनहेरिटेंस होता है किसकी वजह से कॉज होता है? हमने बोला था जीन। क्या बोला था? जीन की वजह से कॉज होता है। सो ये जीन क्या होते हैं? ये जीन क्या होते हैं? जीन किस में प्रेजेंट होते हैं? जीन को ये हमने नथिंग बट क्या कहा था? जेनेटिक मटेरियल। क्या कहा था? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? यही तो हमको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, यही तो हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी को, इस न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कि जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो, चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया अभी? इसकी स्टडी करनी है हमको, न्यूक्लिक एसिड। पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पर उसका ध्यान दीजिए। एक एक वर्ड पर उसका ध्यान दीजिए। सो चलो, जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको मेंडल जी ने कहा था कि कुछ तो ऐसी चीज है, उसके लिए उन्होंने वर्ड दिया था समथिंग। कुछ तो ऐसी चीज है जो कि क्या करती है? ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होती है। उसके बाद उसी चीज को उन्होंने कौन सा नाम दिया था? फैक्टर। कौन सा नाम दिया था? फैक्टर। फिर फैक्टर के बाद जो कोई भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने उनको नाम क्या दिया था? जीन। क्या होते हैं? फैक्टरी क्या होते हैं? जीन होते हैं। फिर ये जीन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जिसको हमने कहा था जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहा था। फिर इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? फिर इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। फिर एक क्रोमोसोम किस चीज से बने हुए होते हैं? वही तो अभी हमको पढ़ना है। क्या करना है? वही तो चीज हमको अभी पढ़ना है। चलो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। हमारे चैप्टर की ओर देखो, थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ऐसे बोला था हमने, ये क्या होता है? हमारा सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? कुछ हमारे क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है जेनेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट, तो कहां प्रेजेंट हो गए? सेल के अंदर हो गए या न्यूक्लियस के अंदर हो सेल गए? ऑफ द न्यूक्लियस। सेल ऑफ द न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट हो गए? न्यूक्लियस के जो सेल होगा हमारा, सेल के
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो गया, उसको हमने कहा था जेनेटिक मटेरियल। सो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। देखो, अब अब ये जो सेल होता है, ये जो सेल होता है ये जो सेल होता है, देयर आर टू टाइप्स। सेल के भी कितने टाइप होते हैं? टू टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक। कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। क्या होगा हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर इसकी बात छोड़ देते, यूकैरियोटिक सेल में भी टू टाइप होते हैं। सेल के दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा होता है हमारा मल्टीसेलुलर। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब फिर प्रीवियस चलते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, इसको प्रो और यू क्यों कहा गया होगा? प्रो और यू क्यों कहा गया होगा? क्योंकि वो एडवांस है इसलिए। कि कौन सा एडवांस है? यू वाला एडवांस है। यस। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो कैसे होता है? वो कैसे नहीं होता है? वेल डेवलप नहीं होता है। कैसे नहीं होता? वेल डेवलप नहीं होता। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है, वो कैसे होता है? वेल डेवलप। कैसे होता है? वेल डेवलप। सर, अब ये वेल डेवलप का मीनिंग क्या होता है? वेल डेवलप का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर बात की जाए सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो पूरा वेल डेवलप हो जाता है। और पूरे बॉडी में अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए, अगर सेल है ये वाला, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये पूरा डेवलप होता है। उसके अंदर जो मटेरियल्स होंगे, डीएनए एंड आरएनए, हमको जो आगे पढ़ना है, उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ बॉडीज भी दिखाई देते हैं, जिसको हम गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। फिर क्या मिलता है हमको? साइटोप्लाज्म मिलता है, राइबोसोम मिलते हैं। जो कोई भी पूरा स्ट्रक्चर, पूरा वेल डेवलप स्ट्रक्चर सेल का जिसमें होता है, उस सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है? वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस का वेल डेवलप नहीं होता। कुछ कुछ तीन या चार ही ऐसी चीजें होती है जो उसके अंदर होती है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या होती है? तीन से चार ही चीजें क्या होती है उसके सिर्फ अंदर होती है। वो पूरी तरीके से वेल डेवलप नहीं होता। जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, पूरा वेल डेवलप न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हो, या क्या गोल्जी बॉडीज हो, राइबोसोम हो, साइटोप्लाज्म हो, ये कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। सो अब ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं? अब ये किस में पाए जाते हैं? अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है बैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, तो ये पाया जाता है सभी सभी जो एनिमल्स एनिमल्स या क्या बोलेंगे, प्लांट्स, जो एडवांस हो, जिसकी बॉडी एडवांस हो, इसी उन सभी बॉडी में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाते हैं, जिनकी बॉडी क्या हो? एडवांस हो। क्या हो? एडवांस हो। सो अब ए मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर का फंडा क्या है? मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर का फंडा क्या है? देखो, यूनिसेल्यूलर जो सेल होता है, यूनिसेल्यूलर जो सेल होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल या वन। सिंगल। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किससे बनेगा? सिंगल सेल से बनेगा। किससे बनेगा? उसके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। वो भी कैसे होगा? वेल डेवलप होगा। अकेला होगा लेकिन वेल डेवलप होगा। तो इसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल प्रेजेंट।
सिंगल सेल, जिसके बॉडी के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर बोलेंगे। जस्ट लाइक उसका अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एक होता है हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, करीना नहीं यूग्लिना, हाँ यूग्लिना। देखो जो जिसके बॉडी के अंदर अगर आपने उसके अगर शेप की बात की जाए तो इरेगुलर शेप होता है अमीबा का, पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है। सो एक ऐसे ऐसे सेल यूनिसेलुलर का मीनिंग होगा, हम ऐसे जनरल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं ऐसे सेल कि जिसे हम अपने नेकेड आई से खुले आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ उसको कहां पर देखना होगा हमको, इनसाइड द माइक्रोस्कोप। कहां पर दिखना होगा, इनसाइड द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर ही उसको देखना पड़ेगा। उस सेल को बोलेंगे हम यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। अब चलते हैं मल्टी सेलुलर की तरफ। क्या चलते हैं मल्टी सेलुलर की तरफ। जो मल्टी सेलुलर सेल होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप ग्रुप ऑफ द सेल या क्लस्टर बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं क्लस्टर। ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे को कैसे क्या करेंगे, चिपक चिपक के रहेंगे, क्या करेंगे, चिपक चिपक के रहेंगे। सो ऐसे सेल जिस सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनती है, क्योंकि सेल का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर होता है जो कि क्या करेंगे, पूरे एक दूसरे में चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे सेल। अगर बात करें इसका भी सीक्वेंस होता है, इसका भी सीक्वेंस होता है। देखो कैसे, पहले कौन बनेगा, सिंगल सेल, सिंगल सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेगी, हमारी ऑर्गन सिस्टम बनेगी। यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, 10th 9th 11th पे सभी में। पहले कौन बनेगा, हमारा सिंगल सेल का टिश्यू सेल होगा, उसके बाद पूरे ग्रुप ग्रुप में आ जाएगा, एक दूसरे से अटैच होकर क्या बनेगा, हमारा एक टिश्यू बनेगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टिश्यू के बाद एक हमारा ऑर्गन बनेगा। अगर उनको हैंड, उसको हैंड बनाना है तो उसको हम हैंड बोलेंगे। और पूरा अगर ऑर्गन, जब ऑर्गन ऑर्गन सभी ऑर्गन मिक्स हो जाएंगे तो पूरी हमारे एक पूरी बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूरी बॉडी बन जाएगी। सो जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो हम खुले आंखों से देख सकते हैं, जो मल्टी सेलुलर होंगे उसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल हमारा ह्यूमन, इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है क्या, पड़ता है कि इसको माइक्रोस्कोप में देखना ह्यूमन को, एनिमल को, नहीं नहीं सर। प्लांट को, नहीं एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आंखों से अपने आंखों से देखते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। चलो ये पूरा बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया। हाँ सर। ओके चलो, देखो मैं अभी जो एक चीज पढ़ाना चाहूंगा उसको आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन उसको जो भी पढ़ाऊंगा उसको पूरा एक ही वर्ड, उसको पूरा एक ही वर्ड। सो तो उस वर्ड को याद में रखो। देखो हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ने हैं, या सभी सभी जो भी कुछ चीजें होती है वो सब भी पढ़ना है हमको। किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। क्या होते हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। सो देखो सभी को पता है आरएनए एंड डीएनए, सभी को पता है डीएनए एंड आरएनए। सो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इस न्यूक्लिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं। अगर नाम लिया जाए डीएनए का, अगर इसका फुल फॉर्म लिया जाए तो क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की बात की जाए क्या होता है, राइबो
न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। देखो, अगर डीएनए की बात की जाए तो यहाँ पर डी वर्ड आया है, डी वर्ड आया है। डीएनए की क्या होंगे? 2। डीएनए की क्या होंगे? 2। और यहाँ पर सिर्फ राइबो आया है, राइबो मीन्स क्या होगा? 1। क्या होगा? वाई। सो इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने न्यूक्लिक एसिड होंगे? 2 न्यूक्लिक एसिड होंगे। क्या होंगे? 2 न्यूक्लिक एसिड के पूरे कंपाउंड से हमारा क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? डीएनए। यानी कि कितने स्टैंड का होगा वो? डबल स्टैंडर्ड। कितने स्ट्रैंड का होगा वो? डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए होगा। और आरएनए जो होगा वो कौन सा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। सर, यस। डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड का मीनिंग बताइए ना। वेट वेट बेटा, हम पूरी तरह से उस पर जाने ही वाले हैं। अभी रुको थोड़ा, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी अभी नहीं बताऊंगा उसका मीनिंग, क्योंकि अभी आपको तो सबको अच्छी जो हमको पढ़ना है वही चीजें बतानी है पहले, उसके बाद पूरा क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी। ओके अनामिका? हाँ सर। देखो, क्योंकि डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा उस कोई भी चीज, हम अगर सीक्वेंस से चलते तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलो, मुझे बताओ, एक समझ में आया क्या? इसका इसका फंडा समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर चलो। हाँ, देखो, मैं न्यूक्लिक एसिड इसको ऐसे ही रखता हूं, इसको ऐसे ही रखता हूं। देखो, जब जब हमारी पापा की बॉडी है, समझो मेरी, मैं जो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब हमारे एक पापा की बॉडी है, पापा की बॉडी में से जो ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हमारी इसमें जाएंगे, सो पापा की बॉडी में जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे? जीन के फॉर्म में होंगे। और जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डीएनए पर। कहां पर प्रेजेंट होता है? डीएनए पर। सो अगर कोई ऐसे कैरेक्टर्स है पापा के अंदर जो हमें अगर ट्रांसफर करने हैं, तो डीएनए क्या करेगा? बोलो। चलो, नहीं समझ में आया। हमारे पास हमारी मार्कशीट है। क्या है? हमारी मार्कशीट है। और जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं, जो सबसे पहले जो हमारा एडमिशन का स्टेज होता है, उसमें हम पूरे क्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। तो फिर इस मार्कशीट की, अगर हमको फॉर्म में अगर लगाना है उस मार्कशीट को, तो हम इसका क्या करते हैं? जेरोक्स। जेरोक्स यस। देखो, क्या करते हैं हम? इस मार्कशीट का जेरोक्स करते हैं। क्या निकालते हैं? जेरोक्स निकालते हैं और जेरोक्स उस फॉर्म को लगा देते हैं ना। वैसे ही फंडा पापा से, अगर उसके उनके ऑफस्प्रिंग में अगर कोई भी कैरेक्टर्स लेके जाना है, जो कि कौन करेगा? डीएनए लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? डीएनए लेके जाएगा या जीन्स लेके जाएंगे। तो क्या करते हैं? उसकी जेरोक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जेरोक्स कॉपी निकालते हैं। उस जेरोक्स कॉपी को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। अभी पता हो गया रेप्लिकेशन? पता है कि नहीं? हाँ सर। अपने हाँ। रेप्लिकेशन पता है आपको? रेप्लिकेशन नथिंग बट दी क्या होता है? एक जेरोक्स होता है। क्या होता है? जेरोक्स होता है। सो देखते हैं आपको जो पढ़ना है ना, वो ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। सो देखते हैं पर्टिकुलर क्या है। देखो, पापा है, पापा का डीएनए है। पापा का डीएनए, इसको हम बोलेंगे पेरेंट डीएनए। पापा का डीएनए, इस डीएनए को जो भी इसके अंदर जो भी कोडन है वो हमारे हमारे बॉडी में आनी चाहिए। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो नहीं एक्सप्रेस होंगे, जिसलिए हमने एक टर्म यूज की थी, वेरिएशन।
क्या टर्म यूज की थी, वेरिएशन। इसलिए हम पापा से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती या मम्मी से हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, वेरिएशन आते हैं। लेकिन जो भी उनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उनमें अगर उनके बच्चों में भेजना है, उनके बच्चों में भेजना है, तो वो क्या करते हैं, डीएनए का कॉपी कर लेते हैं। डीएनए को कॉपी करना होता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए टू डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा हमारा 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 नहीं हमारा, ऐसे बात करेंगे ना भाई, डायग्रामेटिक समझेंगे। ये हो गया पापा का डीएनए, पापा का डीएनए। सो डीएनए से क्या बनेगा हमारा, डीएनए ही बनेगा, क्योंकि ये सारी चीजें है ना हमको इसमें पहुंचानी है, ऑफस्प्रिंग में पहुंचानी है। डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। सो अब डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या करता है, डीएनए का कन्वर्शन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में होगा। क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में होगा। इस आरएनए को क्या बोलते हैं, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। किस पे कन्वर्शन होगा, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। डीएनए का कन्वर्शन आरएनए में होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। देखो, जो डीएनए से डीएनए बनेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से क्या बनेंगे हमारे प्रोटीन। क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। यहां लिख देता हूं प्रोटीन। प्रोटीन क्या बनेंगे हमारे, प्रोटीन बनेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेशन। देखो, ये आपको अभी समझ में नहीं आ गया होगा, अभी आपको ये समझ में नहीं आ गया होगा। तो देखो इसकी तरफ चलते हैं। ऐसे मान लो आपके स्कूल में एक डेबिट कंपटीशन है। आपके स्कूल में डेबिट कंपटीशन है। सो मुझे पहले बताओ, अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है तो उसको आप कहां से फाइंड करोगे, इंटरनेट से। हाँ, इंटरनेट। यानी कि कोई भी अगर स्टडी मटेरियल होता है, कोई भी बुक्स हो गए या कोई भी अगर स्टडी मटेरियल होता है, वहां से आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। सो देखो, जो हमारा स्टडी बुक था उसको हम बोल सकते हैं पेरेंट, उसको हम बोल सकते हैं पेरेंट। हमने उसका क्या कर दिया, सेम टू सेम जेरॉक्स कॉपी निकाल दिया, सेम टू सेम जेरॉक्स कॉपी निकाल दिया। यानी कि हमने क्या कर दिया, उसका जेरॉक्स यानी कि रेप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, रेप्लिकेशन कर दिया। सो अब अगर हमको उस चीज को, उस डेबिट कंपटीशन के जो भी सब्जेक्ट था, उस चीज को अगर हमको आगे वाले को अगर समझाना है, कोई भी चीज अगर आगे वाले को समझाना है, तो पहले उसको हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। यानी कि उसके हमको क्या निकालनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट निकालनी पड़ेगी। सो अगर जो भी यहाँ पर ट्रांसफर होता है फादर से डीएनए, उसको कौन क्या करता है, ये जो आरएनए होता है वो उसको पूरा, उसकी पूरी डिटेल लेता है। क्या लेता है, पूरी डिटेल लेता है कि यानी कि वो क्या है, कहाँ से आया है, कैसे है, उसका नेचर कैसा है, कैसे कैसे जो भी कोई डिस्क्रिप्शन होगा वो पूरा कौन लेता है, मैसेंजर आरएनए लेता है या आरएनए लेता है। कौन लेता है, आरएनए लेता है। सो हमने अभी अपनी स्क्रिप्ट लिख ली, क्योंकि हमने उस स्क्रिप्ट को समझ भी लिया। सो अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जब हमारा कंपटीशन का डेज आएगा, हमारा कंपटीशन का डे आएगा, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को उस स्क्रिप्ट के बारे में समझाना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि अगर हमको वो चीज समझनी है
तो आगे वालों को भी वो चीज समझ में आई थी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं ना, हाँ कि नहीं? हाँ, जो कि हाँ, उस चीज को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। जो ट्रांसलेशन से हमारे से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये प्रोटीन क्या है, ये एमआरएनए क्या है, उसके उसकी तरफ चलते हैं। सो देखो, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। इस सभी चीजों को, ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये पूरा जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। हो सकता है आपके बुक में दिया भी होगा या नहीं भी दिया होगा, लेकिन इस वर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको पूछा जाता है सेंट्रल डोग्मा मींस क्या होता है, तो आपको ये समझना होता है क्या होता है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। इस सभी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। सो मुझे बता, ये पूरा सेंट्रल डोग्मा आपको समझ में आएगा, इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा ही बोलते थे। पूरा सेंट्रल डोग्मा समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो देखो, हमने जब मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में, मैंने आपको बोला था कि जो हमारे यानी कि जीन होते हैं, जो हमारे जीन होते हैं, मैंने आपको बोला था कि उसको कोड बोलते हैं, कोडान से बनते हैं। कितने कोडान से बोलते हैं वो भी बोला था, 3 कोडान से बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 कोडान से बनते हैं। देखो, हमारे पास अगर डीएनए की बात की जाए, अगर डीएनए की बात की, दिख रहा ना आपको यहाँ का, इस सेट का जैसे दिख रहा, देखो अगर डीएनए की बात की जाए, तो ये हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अंदर कौन से हमारे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलेंगे, डीएनए एंड आरएनए को बोलेंगे। जो ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे। क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। समझ में आया? जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और उस न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, हमारा डीएनए एंड आरएनए बनेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। कंफ्यूज हुआ क्या? नहीं। नहीं सर। देखो, जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। उसी न्यूक्लियोटाइड से हमारे डीएनए एंड आरएनए बनेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। सो अगर डीएनए की बात की जाए, तो डीएनए में हमारे जो न्यूक्लियोटाइड या हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है, कौन से होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए की बात की जाए तो कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर वही बात की जाए आरएनए की, तो इसमें कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता। इसमें क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, इसमें आरएनए में। सो देखो, जब कोई भी जीन अगर बनाना है, अगर मान लो हमको बनाना है आइस के कलर का, आइस के कलर का अगर हमको जीन चाहिए, तो एक क्या बनाएगा, किससे बनाएगा, अगर मान लो इसमें से कोई भी 3, इसमें से कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड या क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस से बनेगा। क्या बनेगा, बोलो, देखो मैंने क्या बोला, अगर हमको चाहिए आइस का कलर का जीन चाहिए, क्या चाहिए, आइस के कलर का जीन चाहिए। सो ये जीन किससे बनता है, 3 3 बोलो, क्या बोला मैंने, 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजनस बेस से बनता है। क्या बनता है, 3 नाइट्रो
न्यूक्लियोटाइड का बनता है, तो इस चीज को हम बोलेंगे कोड या कोडान। क्या बोलेंगे? कोड या कोडान बोलेंगे। जो कोडान हमारे बॉडी में अगर बनता है और उस चीज को अगर ट्रांसफर करता है तो किसके फॉर्म में होता है? प्रोटीन के फॉर्म में होता है। क्या होता है? प्रोटीन के फॉर्म में होता है। देखो, जो भी अगर कोड कोड कौन बनाएगा? ए बनाएगा। सर आप अटक गए हो। सर आप बार बार अटक रहे हो। कोडान का कन्वर्शन प्रोटीन में करेगा। किसमें करेगा? प्रोटीन में करेगा। So इसीलिए उसको कहा गया है ट्रांसलेशन। जो भी कोड आता है उसका पूरा ट्रांसलेट करता है। और वो कोड कौन सा है? वो कोड कौन सा है? हेयर का है, आईज का है, या किस चीज का है? उसको पूरा डिटेल उसकी स्टडी करता है। सो उस चीज को हम बोलेंगे प्रोटीन, जो कि किसके फॉर्म में होते हैं? कोडान के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? कोडान के फॉर्म में होते हैं। समझ में आया ये वाला? सर और एक बार बताओ, आप अटक गए थे। सर रिपीट करो एक बार। हाँ, सर आप वेट वेट वेट, एक मिनट मेरी बात सुनो। पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। आपके स्टडी मटेरियल में, यानी कि बोर्ड का जो बुक है, वहां पर जब आप स्टार्ट करोगे, वहां पर कैन यू रिकॉल ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप में। आपके वहां पर 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, हाँ ऐसे कुछ तो 3 से 4 क्वेश्चन देने हैं लिखे हुए, वो आपको पूरे करने हैं क्वेश्चन। होमवर्क है। समझ में आया ये? देखो, फटाक से चलते हैं यहाँ पर। देखो, जो मैंने क्या बोला था, अगर हमको आइस का जीन चाहिए या कलर का कोई भी अगर स्किन का जीन चाहिए, तो स्किन का जीन किससे बनेगा? हमारे 3 नाइट्रोजनस बेसेस। किससे बनेगा? 3 नाइट्रोजनस बेसेस, या उस नाइट्रोजनस बेसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लो मैंने ये वाला सीक्वेंस अगर ले लिया कि ये क्या होगा हमारा सीक्वेंस? आइस कलर के जीन, आइस का जो कलर होगा उसके जीन का अगर ये सीक्वेंस है, तो जब ये सीक्वेंस किसमें थ्री नाइट्रोजन बेसेस या न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, उस चीज को हम बोलेंगे कोड। क्या बोलेंगे? कोड। या उसको क्या बोलेंगे? कोडान बोलेंगे। सो एक कोडान जो होता है किसके फॉर्म में होता है? जो एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन क्या होता है? इस कोडान के फॉर्म में। क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? कोडान के फॉर्म में होता है। देखो कैसे, अगर डीएनए से डीएनए कॉपी हो गया, तो ये क्या करता है? एक स्टैंड का कन्वर्शन, एक जो स्टैंड होता है उसको हटा देता है, और एमआरएनए पे जो सीक्वेंस आएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस आएंगे। अगर मान लो ये मैंने 3 सीक्वेंस यहाँ पर ले लिए, तो ये क्या करता है? एमआरएनए उसको पूरा ट्रांसलेट करता है कि ये सीक्वेंस कैसा होगा, क्या होगा। उस सीक्वेंस का कन्वर्शन ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन बन जाता है। एक 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। सो ये जो प्रोटीन होता है ना, एक कोड के फॉर्म में होता है। क्या होता है? एक कोड के फॉर्म में होता है। सो अगर मान लो इसने कहा कि ये सीक्वेंस कौन सा है? स्किन है। यहाँ पर स्किन का सीक्वेंस है। स्किन का सीक्वेंस यहाँ पर आ गया। मैंने देखो यहाँ से यहाँ कट किया। ये सीक्वेंस अगर स्किन का है, तो स्किन का एक क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। 3 कोडान का एक प्रोटीन बनेगा। 3 कोडान का एक प्रोटीन बनेगा। सो ये जो प्रोटीन होगा ना, ये जो प्रोटीन बना है, इसको नाम भी देना होगा। तो उस नाम में जो होता है सीक्रेट कोड बोलेंगे हम उसको। क्या बोलेंगे? सीक्रेट कोड, जो कि क्या होगा? कोड के फॉर्म में। अगर मान लो ये अगर स्किन का ये है, तो ये बोलो, इस सीक्वेंस को लिया, तो ये क्या करेगा? इस सीक्वेंस को ऐसा नाम देगा AGC। ये हो गया हमारा इसका कोड। क्या हो गया? ये कोड हो गया। अब समझ में आया क्या ये? हाँ सर। कि गया ऊपर से? हाँ सर आया। हाँ, हमको पता है ना, हमारा एटीएम जो होता है उसमें भी एक प्राइवेसी कोड होता है, सीक्रेट कोड।